Today we are going to discuss 25 MCQs on basics of heat transfer. Let's go. हीट ट्रांसफर अकर्स ड्यू टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो उन्होंने कहा है कि कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हीट ट्रांसफर होता है। तो आपको पता है जीरोथ लॉ हमें इसके बारे में बताता है कि इक्वेलिटी ऑफ टेम्परेचर, ये बताता है इक्वेलिटी ऑफ टेम्परेचर के बारे में। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें किसके बारे में बताता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट destroyed. So cyclic integral of dq will be equals to cyclic integral of dw. Then third law हमें किस बारे में बताता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में। जो सेकेंड लॉ है उसमें दो स्टेटमेंट होती है, एक तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड अनदर वन इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। सो इन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट में वो बोल रहे हैं कि हीट ट्रांसफर विल ऑकर्स इन फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल मीडियम, बट whenever we need to transfer heat from low temperature to high temperature we need a work absorbing device। उन्होंने इतना कहा है कि अगर तुम्हें ऑटोमेटिकली हीट ट्रांसफर करना है तो वो मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर करना है, तो उस बारे में सेकेंड लॉ में बताया है। तो यहाँ का इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मीडियम कंडक्शन विल ऑकर्स, इन विच मीडियम कंडक्शन विल ऑकर्स। सो कंडक्शन मतलब क्या होता है, तो हीट ट्रांसफर विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे सॉलिड में मूवमेंट जो होगा वो कम होगा। आपको बता दे लिक्विड और गैसेस ये क्या हुए, लिक्विड ये है फ्लूइड्स, ये दोनों भी फ्लूइड्स है और फ्लूइड्स में भी कंडक्शन होता है। इसका आंसर होगा ऑल। फ्लूइड में कंडक्शन कब होगा, जब फ्लूइड रेस्ट में होगा। सपोज कंसीडर करिए ये एक हीटेड प्लेट है, अगर ये हीटेड प्लेट होगी और इसके अंदर सपोज ये चेंबर है, इसके अंदर आपने लिक्विड रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको तो पता है जब कोई चीज गर्म हो जाती है तो उसको डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हीट ही ऊपर से ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसमें इसकी मूवमेंट नहीं होगी, तो इसमें जो हीट फ्लो होगा वो कैसे होगा, बाय कंडक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका आंसर होगा कि तीनों में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तीनों में भी कंडक्शन होता है। नेक्स्ट है द ड्राइविंग फोर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जीज। सो हीट एनर्जी क्या है, Q इज इक्वल्स टू माइनस KA dt बाय dx। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग Q क्या है, H इंटू A T माइनस T इंफिनिटी। मतलब यहाँ पे हर जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। फिर उसके बाद द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विथ डैश 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 विथ इन टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू माइनस KA dt by dx। So this dt by dx is nothing but the temperature gradient. So Q is directly proportional to dt by dx. That is, as dt by dx increases, then Q increases। और
आप ये कह सकते हैं dt बाई डी एक्स, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर डिक्रीज होता है तो क्यू भी डिक्रीज होगा। तो या तो दोनों इंक्रीज हो गए या फिर दोनों डिक्रीज हो गए। ऑप्शन देखिए, इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं होगा, डिक्रीज इंक्रीज भी नहीं होगा, या तो दोनों इंक्रीज हो गए या फिर दोनों डिक्रीज हो गए। तो आपका आंसर आएगा सी। डायनेमिक्स डील्स विथ और हीट ट्रांसफर डील्स विथ। हमें पता है इन हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट वी आर कैलकुलेटिंग Q, that is rate of heat transfer. So heat transfer is dealing with only the rate of heat transfer. Same thermodynamics deals with. Thermodynamics में हमें पता है हम Q यूज करते हैं, फिर उसके बाद W यूज करते हैं, फिर E यूज करते हैं। ये सब एनर्जी के फॉर्म है, तो ये डिफाइन और इनके रिलेशन। सो थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट ट्रांसफर डील्स विथ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ओनली। सो अपना आंसर हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर सिस्टम। सो हीट ट्रांसफर बेसिकली इसमें क्या करते हैं, तो हीट ट्रांसफर हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, दो फ्लूइड्स है, वो एक दूसरे की हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या तो एक एब्जॉर्ब कर रहा है एक रिजेक्ट कर रहा है। सो इसमें यूज हो जाएगा। फिर डक्ट्स इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में हमें कंडेंसर इवेपोरेटर चाहिए होता है, तो इसमें भी यूज होगा। फिर डिजाइन ऑफ सिलेंडर्स एंड रेडिएटर्स इन इंटरनल कंबल्शन इंजन। तो अपने जो इंजन होते हैं टू व्हीलर्स या फिर जो भी कार्स उनके, तो उसमें क्या होता है जो सिलेंडर है उसके अंदर ही कंबल्शन होता है फ्यूल का, तो उससे हीट ट्रांसफर होगा। तो जो सिलेंडर है उसको हाईएस्ट कितना हीट ले रहा है ये चीज जानना जरूरी है, तो इसमें भी यूज होगा। और रेडिएटर में तो कूलिंग होता है, जो भी फ्लूइड है जो भी सिलेंडर को कूल कर रहा है वो फ्लूइड को कूल करने के लिए जो बड़े बड़े व्हीकल्स है उसमें हम रेडिएटर यूज करते हैं, तो ये भी उसका एप्लीकेशन हो जाएगा। डिजाइन ऑफ कंबल्शन चैम्बर्स एंड कूलिंग टावर्स, इसमें भी हीट का रिलेशन आ रहा है तो इसमें भी होगा। सब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले मीन्स सपोज एक 7th होगा ऑल द अबो, क्योंकि सब आंसर आ जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर सिस्टम आर यूज्ड इन मीन्स, और उन्होंने यही इसी में भी ऐसे ही कहा है, सिर्फ घुमा के बताया है, पूछा है कि इसके यूज क्या हो सकता है। डिजाइन ऑफ मोटर्स, जनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स में पता है आपको हमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है, तो वहां पे हीट लॉस होता है, तो इसमें भी होगा। जनरेटर में हम हीट जनरेट करते हैं, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि फ्यूल बर्न करते हैं, उस फ्यूल से स्टीम टरबाइन से रोटेट करते हैं, फिर वो टरबाइन जनरेटर को, तो इसमें भी हीट फैक्टर आता है, ये भी होगा। मोटर में फ्रिक्शन होता है, मोटर की वाइंडिंग्स जो कॉपर वाइंडिंग्स होती है और जो आउटर कोर होती है उसमें भी फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ पे भी हीट आती है, तो इसमें भी यूज होगा। देन थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में तो यूज होता ही है। सोलर कलेक्टर में क्या है कि जो रेडिएशंस आ रहे हैं सन से आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, और वो रेडिएशंस एक उसमें जो फ्लूइड होता है वो एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें भी हीट ट्रांसफर के रिलेटेड कुछ पार्ट है, तो ये भी हो जाएगा। वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, हमें पता है ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विल रिड्यूस और विल रिजेक्ट सम अमाउंट ऑफ हीट। हमारा मोबाइल भी कभी कभी गर्म होता है, हमारी टीवी भी कभी कभी गर्म हो जाती है, ये जो चीजें होती है ये मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ तो हीट का फैक्टर आता है, तो इसमें भी यूज होगा। टू रिड्यूस इंटरनल थर्मल ट्रेसेस, जब भी हम कोई मेटल पे वर्क करते हैं तो उसमें जो इंटरनल ट्रेसेस आते हैं तो हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं उस पे, जैसे कि
एनलिंग वगैरह जो भी हीट ट्रीटमेंट है वो करते हैं, किस लिए? तो उसमें से जो इंटरनल ट्रेसेस रिड्यूस करने के लिए, तो ये भी यूज हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर ऑलवेज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ। हीट ट्रांसफर ऑलवेज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब कौन से डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा? तो हमें पता है Q इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड है, लेकिन थिकनेस पे कुछ भी डिपेंड नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं है। अब इंक्रीजिंग टेम्परेचर होगा या डिक्रीजिंग टेम्परेचर होगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में उन्होंने बताया है कि अगर नेचुरली हीट ट्रांसफर होनी है तो वो होगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। दैट इज हाई टेम्परेचर, सपोज T1 is greater than T2, then heat transfer will occurs in from T1 to T2। तो हम ये बोल सकते हैं कि हीट ट्रांसफर ऑलवेज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो कहां पे होगा? ऑलवेज डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, तो नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट then the transfer of heat between solid surface and adjacent layer of fluid is due to। अब इसमें देखो fluid is at rest, ऐसा तो नहीं होगा। अगर ये है ये सरफेस जो है वो हीटेड है, ये सरफेस अगर हीटेड होगा और इसके ऊपर फ्लूइड होगा तो क्या होगा? उसकी जो डेंसिटी है अगर वो गर्म हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला जो कूल है वो नीचे आ जाएगा। तो ये रेस्ट पे है क्या? हम इसे रेस्ट पे है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन इसी जगह पे सपोज ये क्लोज चेंबर है, इसमें ये फ्लूइड है और ये जो सरफेस है ये सरफेस हीटेड है। अगर ये सरफेस हीटेड होगा तो क्या हो जाएगा? इसमें से जो हीट ट्रांसफर होगा वो इसको होगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन ये इसके ऊपर तो नहीं जा सकता, तो ये यहाँ पे ही रहेगा। इसके नीचे कूल है, उसको हीट ट्रांसफर करेगा, तो ये फ्लूइड तो रेस्ट पे ही है, ये रेस्ट पे है, तो क्या बोल सकते हैं हम इसको? इस केस में क्या होगा? कंडक्शन हो जाएगा। अगर उन्होंने कहा है फ्लूइड एट रेस्ट तो क्या होगा? वो कंडक्शन होगा। लेकिन उन्होंने अगर ऐसा कहा होता फ्लूइड इज ऑल्सो मूविंग, देन वी कैन से इट इज कन्वेक्शन, बट इस केस में कहा है फ्लूइड एट रेस्ट, सो ये होगा कंडक्शन। देन फॉर रेडिएशन हीट ट्रांसफर वेवलेंथ रेंज इज, दिस इज एक्चुअली थेरोटिकल क्वेश्चन, रिमेंबर दैट फॉर रेडिएशन हीट ट्रांसफर वेवलेंथ रेंज इज ऑलवेज 0.1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, फिर रेडिएशन हीट ट्रांसफर विल ऑकर्स इन, हमें पता है रेडिएशन हीट ट्रांसफर विल ऑकर्स इन, हमें पता है हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ रेडिएशन इज Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा A इंटू T रेस टू 4। सो ये, और दूसरी बात ये किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ की वजह से होता है। हमें पता है सन से सनरेज आते हैं, वो किस वजह से आते हैं? रेडिएशन की वजह से। लेकिन आफ्टर ओजोन लेयर, O3 लेयर, वहां पे वैक्यूम है तो भी वे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका मतलब ये वैक्यूम में मूव होते हैं। दूसरी बात, हमारा जो बॉयलर है उसमें ज्यादा टेम्परेचर हो तो उसमें भी रेडिएशन होता है, तो सॉलिड में होगा, सेम लिक्विड में भी होगा और गैसेस में भी होगा। यानी कि ऑल चीज जो भी ऑल मीडियम्स है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम, सभी में रेडिएशन होता है। रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है और उसे ही हम क्या कहते हैं? वैक्यूम। ठीक है, तो सभी में क्या होगा? सभी में रेडिएशन हो जाएगा। देन हीट इज नेवर कंटेन इन अ बॉडी, इट इज ओनली रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज क्रॉसेज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। आपको पता है हीट, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये ऑब्जेक्ट है और इसमें 100 वाट हीट है, नहीं बोल सकते, क्योंकि हीट
एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, तभी हम जान पाते हैं कि दिस इज हीट। सो ये क्या है, ट्रू है, दैट इज हीट विल नॉट कंटेन इन अ बॉडी, इट इज ओनली रिकॉग्नाइज व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम। देन हीट फ्लक्स इज डिफाइंड एज, हमें पता है हीट फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, दैट इज हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया, हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया हो, ये होता है हीट फ्लक्स। देन दे आस्क अस यूनिट ऑफ हीट फ्लक्स, सो इसका यूनिट क्या होगा, Q हमें पता है Q का यूनिट होता है वैट, A का यूनिट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं हीट फ्लक्स Q is Q by A, that will be in watt per meter square। So इसका यूनिट क्या हो गया, watt per meter square। फिर नेक्स्ट फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज, हमें पता है फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन सेज दैट Q is equals to माइनस KA dt by dx। फिर अब हम बोले, ये कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि सर ये क्यों आंसर नहीं है, तो इसका रीजन क्या है, ये निगेटिव साइन क्यों जरूरी है, ये आंसर क्यों है, तो हमें पता है हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर सपोज T1 टू लो टेम्परेचर वेयर T1 इज ग्रेटर देन T2। सपोज दिस इज x1, दिस इज x2, सो dt by dx क्या हो जाएगा अपना, dt by dx हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन x2 माइनस x1। हमें पता है x2 ज्यादा होगा, सपोज ये ओरिजिन है 0 है तो ये x1 है, ये x2 है तो x2 है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें पता है T2 स्मॉलर है तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो ये निगेटिव ना और हीट ट्रांसफर निगेटिव तो नहीं होगा। सो इस वजह से हम क्या करते हैं, निगेटिव साइन यूज करते हैं। तो कभी भी फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के बारे में पूछा हो तो वो क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू माइनस KA इंटू dt बाय dx। देन यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसका जो यूनिट है K का यूनिट क्या है वो उन्होंने पूछा है, तो हम ये बोल सकते हैं Q अपॉन A dt बाय dx, इसका जो यूनिट होगा, सपोज ये माइनस कर दो तो ये जो यूनिट होगा इसका वही K का यूनिट होगा। सो ये है वैट पर मीटर स्क्वेयर इंटू dt बाय dx। सो dt बाय dx क्या है अपना टेम्परेचर, सो केल्विन अपॉन x क्या है मीटर, सो ये मीटर से मीटर स्क्वेयर का 1 मीटर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वैट पर मीटर केल्विन। सो इसका आंसर क्या होगा, थर्मल यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज वैट पर मीटर केल्विन, वैट पर मीटर केल्विन। इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डैश डैश हीट थ्रू इट। सो थर्मल कंडक्टिविटी का स्पेसिफिकेशन क्या है, तो वो हीट कितना कंडक्ट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट और वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो कितनी हीट एक एंड से दूसरे एंड तक फास्टली ट्रांसफर करेगा। सो ये हम बोल सकते हैं ये रेजिस्ट नहीं करेगा, अपोज भी नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, कंडक्ट। हाउ मच हीट इट विल कंडक्ट थ्रू इट इज नथिंग बट थर्मल कंडक्टिविटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स विथ टेम्परेचर, मेटल्स, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो हमें पता है इन केस ऑफ मेटल्स जो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस पे ज्यादा डिपेंड होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है उसकी, लेकिन इन केस ऑफ मेटल्स 2 ऑप्शंस होते हैं, मतलब हीट ट्रांसफर का 2 मैकेनिज्म होता है, एक तो लैटिस वाइब्रेशन और दूसरा मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लैटिस वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज होते हैं, अगर वो इंक्रीज होते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं वो उनके लिए वो बाधा बन जाते हैं, जो लैटिस वाइब्रेशन है वो ज्यादा
मूव करने नहीं देते वो इलेक्ट्रॉन्स को। तो उस वजह से क्या होता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है के मेटल्स का जो है वो डिक्रीज होता है जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो विथ मेटल्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, ऑर्डर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये तो याद रखना पड़ेगा। मेटल्स की सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिव होती है, फिर उसके बाद आता है नॉन मेटल्स और अलॉयस, फिर उससे कम थर्मल कंडक्टिव होती है लिक्विड्स की, और लिक्विड्स से कम गैसेस की होती है। तो मेटल्स की सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिव होती है, उसके बाद नॉन मेटल्स और अलॉयस की होती है, उससे कम लिक्विड्स की होती है, और लिक्विड से कम गैसेस की होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डैश डैश विथ टेम्परेचर। तो नॉन मेटल्स में क्या होता है कि हीट फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। तो जो लैटिस वाइब्रेशंस है उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है वो होती है, वो इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी वजह से ज्यादातर हीट ट्रांसफर नॉन मेटल्स में होता है। तो हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लैटिस वाइब्रेशंस इंक्रीज होते हैं, तो मोर हीट ट्रांसफर होगी। तो इन केस ऑफ नॉन मेटल्स थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मर्क्यूरी थर्मल कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर। सो नेक्स्ट क्या है, मर्क्यूरी के बारे में पूछा है। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है कि जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी एक एक्सेप्शन है, जिसकी मेटल्स के लिए एक्सेप्शन है। मेटल्स में क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने पे, बट मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। इंपॉर्टेंट है, मर्क्यूरी इज अ एक्सेप्शन फॉर मेटल्स जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स विथ टेम्परेचर। सो लिक्विड्स की थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या असर होता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपको बता दें कि हमने जो ऑर्डर दिखा है, पहले तो सबसे ज्यादा मेटल्स की है, फिर नॉन मेटल्स, फिर लिक्विड्स और फिर गैसेस। बट ये दोनों जो है वो क्या है, फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स, और ये दोनों जो है वो क्या है, सॉलिड्स। सो सॉलिड में फर्स्ट जो है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ये डिक्रीज होता है। तो लिक्विड्स, फ्लूइड्स में भी लिक्विड फर्स्ट आता है, तो हम इस तरह से ध्यान में रखेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। उसका भी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, लेकिन वो क्लियरली कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं है। तो हम इस तरह से उसको याद रख सकते हैं कि मेटल्स से कम थर्मल कंडक्टिव होती है, नॉन मेटल्स और अलॉयज की, उससे कम लिक्विड्स की, उससे कम गैसेस की। और हमें पता है मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड्स की भी डिक्रीज होगी विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और इसके जैसे कि मेटल्स में मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है, वैसे ही यहाँ पे वाटर एक एक्सेप्शन है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो वाटर की इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। ठीक है,
नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस विथ टेम्परेचर। तो आप हमें पता है कि वहां पे नॉन मेटल्स में क्या होता है, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सो यहाँ पे गैसेस में भी वही होगा, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू शोन सिस्टम इज। ये उन्होंने सिस्टम बताया है, इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा। तो हमें पता है Q इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स, अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ये है। हमें बाउंड्री कंडीशंस पता है, हम अज्यूम करते हैं Q, K और A ये सब कांस्टेंट है। तो क्या होगा, Q अपॉन के ए इंटू डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को। इसका dx का जो लिमिट होगा वो कहां से होगा, x1 से x2, डेल्टा टी का t1 से t2 इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, q अपॉन के ए इंटू dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x कहां से, x1 से x2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा t1 से लेके t2 तक। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा q बाय के ए इंटू x2 माइनस x1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ t2 बाय माइनस t1। सो इससे क्या आ जाएगा हमारा, q इज इक्वल्स टू, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या होगा, t1 माइनस t2। ये नीचे जो k है वो इधर क्रॉस होके जाएगा तो ऊपर चला जाएगा k अपॉन x2 माइनस x1। तो अपना आंसर आ जाएगा के ए इंटू T1 माइनस T2 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है।